दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्थापत्य कला के सेकंड लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नागर शैली के उद्भव और विकास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्रविड़ शैली का उद्भव और विकास कैसे हुआ। जिस प्रकार उत्तर भारत की मंदिर स्थापत्य कला नागर शैली के नाम से जानी जाती है, उसी प्रकार दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला को द्रविड़ शैली की संज्ञा दी गई है। तमिल क्षेत्र को द्रविड़ क्षेत्र देश भी कहते हैं, अतएव नाम के अनुकूलन यह शैली भी द्रविड़ शैली कहलाई। इस शैली के मंदिर नागर शैली से सर्वथा भिन्न हैं। ये एक एक मंदिर अकेले नहीं बल्कि कई मंदिरों का एक समूह है। दक्षिण भारत में द्रविड़ स्थापत्य का श्री गणेश आंध्र के सातवाहन राजाओं ने किया था, किंतु साउथ इंडिया में 600 से 1600 ईस्वी के बीच पल्लव, पांड्य, चोल और होयसल शासकों ने इसके उदय और विकास में अपना योगदान किया। उनके राज्यकाल में द्रविड़ शैली की कई उपशैलियां विकसित हुई। ये उपशैलियां कालांतर में राजकुलों के नाम से अभिहित हुई। इस मैप में हम देख सकते हैं पल्लव, चोला डायनेस्टी और पांडव डायनेस्टी को किस प्रकार से ये दक्षिण भारत में फैली हुई थी। दक्षिण स्थापत्य कला में पल्लव वंश की देन प्रशंसनीय है। पल्लव स्थापत्य शैली की अधिकांश प्रमुख कृतियां कांचीपुरम, कांजीवरम, तंजौर, पुटुकोट्टाई आदि क्षेत्रों में दिखलाई पड़ती हैं। इस वंश के प्रमुख नरेश महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन, राजसिंहवर्मन और नंदीवर्मन ने सन 600 से 900 ईस्वी के बीच लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। वास्तुकला के विशेष अभिरुचि के कारण इन नरेशों ने भिन्न भिन्न स्थापत्य शैलियों को सक्रिय रखा। फलस्वरूप प्रत्येक राजा के नाम पर उनके राज्य के विशिष्ट मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई। स्थापत्य कला की दृष्टि से इनको दो समूहों में वर्गीकृत किया गया। पहला समूह जिसमें महेंद्रवर्मन शैली और नरसिंहवर्मन शैली आती हैं। द्वितीय समूह जिसमें राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली को स्थान दिया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं महेंद्रवर्मन शैली के बारे में। महेंद्रवर्मन शैली में इन्होंने सर्वप्रथम मंडप निर्मित किए। मंडप के आकार के जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उनका इन्होंने विकास किया। नरसिंहवर्मन शैली में मंडप के साथ साथ रथों का भी निर्माण किया जाने लगा, रथ युक्त मंदिर। वहीं राज सिंह व नंदीवर्मन शैली में केवल मंदिर बनाए जाने लगे। इस प्रकार पल्लव वंश में 3 प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं: मंडप मंडप मंदिर, रथ मंदिर और मंदिर। ये हम पल्लव आर्किटेक्चर देखते हैं जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से महाबलीपुरम और कांचीपुरम क्षेत्र में अपने मंदिरों का विकास और निर्माण किया। यहाँ हम देखते हैं महेंद्रवर्मन शैली। महेंद्रवर्मन जिन्होंने 610 से 640 के बीच अपने स्थापत्य कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, और यहीं हम देखते हैं ये शुरुआत है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की, जिसमें पहली बार चट्टानों को काटकर स्तंभ युक्त मंदिर बनाए। इन्हें स्तंभों की प्रेरणा बौद्ध चैत्यों से मिली है। बौद्ध चैत्यों में जिस प्रकार हम यहाँ स्तंभ देख सकते हैं, उसी प्रकार के स्तंभ इन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण के लिए किया, जिसमें मंदिर के अग्रभाग में स्तंभ होते थे और इसके गर्भगृह में पीछे की दीवार पर मूर्तियों का निर्माण इन्होंने किया था। इनके कुछ अन्य मंदिर जैसे दालवनूर का मंदिर हम देख सकते हैं, ये भी सेम इसी प्रकार का मंदिर है। उसके अलावा बेजवाड़ा मंदिर, इसमें भी स्तंभ युक्त मंदिर बनवाए इन्होंने। इसके अलावा मल्चेरी मंदिर और ललितपुरा मंदिर, ये महेंद्रवर्मन शैली में निर्मित मंदिर हैं। इसके अलावा इन्होंने जो मूर्तियों का निर्माण कराया, इनमें प्रसिद्ध मूर्तियां हैं रानी की मूर्तियां। ये रानी की मूर्तियां जिनमें इन्होंने इस टाइम की जो आर्किटेक्चर है, कला है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद दूसरी शैली आती है नरसिंह शैली अथवा मामल शैली। नरसिंह शैली को मामल शैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विकास 630 से 678 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें मंडप के साथ साथ रथों का निर्माण भी किया जाने लगा। नरसिंह शैली में कुल 10 मंडप बने, जिनमें धर्मराज मंडप, कोटिकल मंडप, महिषासुर मंडप, कृष्ण मंडप, पंचपांडव मंडप, वराह मंडप, रामानुजन मंडप और पंचायत शिव मंदिर। इसके अलावा 2 अर्धनिर्मित मंदिरों को भी इसमें स्थान दिया गया है। हम देख सकते हैं धर्मराज मंडप। ये धर्मराज मंडप जिसमें हमें स्तंभ भी दिख रहे हैं। इसके अलावा रथ पर निर्माण किया गया है इन पे। इसके अलावा कोटिकल मंडप, जैसे इसमें महेंद्रवर्मन शैली को भी स्थान दिया गया है।
जो मूर्तियां हैं वो इस टाइम की नरसिंहवर्मन शैली की ओर दर्शाती हैं। महिषासुर मंडप और कृष्ण मंडप, ये नरसिंहवर्मन शैली के शुरुआती स्थापत्य कला को दिखाते हैं। इसके अलावा पंच पांडव मंडप, वराह मंडप, रामानुज मंडप। इसके बाद मामल शैली का रथ मंदिर आते हैं। पिछले में हमने देखा कि इन्होंने किस प्रकार स्तंभयुक्त मंदिरों का निर्माण किया। अब इन्होंने इस शैली को विकसित करते हुए स्तंभयुक्त मंदिर को साथ साथ इन्हें रथ पर रथनुमा आकृति में ढाला और इससे रत्न मंदिर का इनको नाम पड़ा। इन रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में हुआ, जिनमें सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। ये धर्मराज रथ की आकृति है। ये रथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे और इनमें रथनुमा आकृति इन्हें प्रदान की गई थी। इसमें हम स्तंभ भी देख सकते हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी डेवलप होते हुए साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की कुछ झलक हम इसमें देख सकते हैं। भीमरथ, इसमें हम देख सकते हैं स्तंभों का प्रयोग किया गया है और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की जो विशेषता है विमान, उसको बनाने का इसमें प्रयास किया गया है। अर्जुन रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ और गणेश रथ प्रमुख हैं। द्रौपदी रथ जो कि स्वतंत्र रूप से बनाया गया पूर्ण नरसिंहवर्मन शैली का मंदिर है और यह सबसे छोटा भी माना जाता है। नरसिंहवर्मन शैली में मंदिरों के साथ साथ मूर्तिकला पर भी विशेष जोर दिया जाने लगा। इसमें महिषासुर विष्णु मंडप है, इसमें महिषासुर मर्दिनी और विष्णु को वराह रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा एक विष्णु फलक जिसमें शेषनाग पर सोते हुए विष्णु को दिखाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजसिंहवर्मन शैली और नंदीवर्मन शैली के बारे में।